प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। किसी समय में कहा जाता है कि चीन देश में एक राजा था। राजा हुआंग थी और उनकी एक रानी थी। नाम था सी लुंगची। तो राजा का शहतूत का बाग था, मलबरी ट्रीज का ऑर्चर्ड। तो वहां पर शहतूत की पत्तियों को बड़ा नुकसान हुआ करता था कि भाई कोई कीड़ा या कुछ ऐसा जंतु उसको खा जाता था। तो वो ढूंढते थे मगर कोई पता नहीं लगता था। तो राजा ने अपनी रानी को कहा कि भाई पता लगाओ कि ये बाग में पत्ते कैसे खराब हो रहे हैं। तो रानी ने जब इसका पता लगाने की कोशिश की तो उसने देखा कि सफेद रंग के कोकून से, मतलब शेल, गोले से होते हैं, उसके अंदर एक कीड़ा होता है। वो कीड़ा पत्तियां खा रहा है। और इसी बीच इत्तफाकन रानी शायद बाग में बैठी होगी। तो इसी तरह जैसे मैं यहाँ पे चाय पी रहा हूं, तो वो चाय में एक कोकून गिर गया। और जब रानी ने कोकून को खोल के देखा तो उसने देखा कि उससे अच्छे फाइन धागे निकलते जा रहे हैं। तो कहते हैं कि ये वो कहानी है जिसे सिल्क या रेशम के धागे की खोज की कहानी कहा जाता है। चीन ने काफी लंबे समय तक जो सिल्क है, रेशम है, उसकी ये कहानी, उसको बनाने की कला अपने तक ही सीमित रखी। और फिर धीरे धीरे जब उसका प्रसार हुआ तो जिस मार्ग से चीन दुनिया को ये बताया उसे सिल्क रूट या रेशम के मार्ग से जाना गया। उसके बाद भारत में भी ये पहुंचा है। तो ये तो थी कहानी कि रेशम की खोज कैसे हुई। प्यारे बच्चों, आज का जो पाठ है हमारा वो है रेशे से वस्त्र तक। ये वही पाठ है जो छठी कक्षा में हमने पढ़ा था। छठी कक्षा में हमने रेशे के बारे में पढ़ा था कि थिनेस्ट स्ट्रैंड ऑफ द थ्रेड, कि धागे की सबसे पतली लड़ी को रेशा कहते हैं। और उससे धागा कैसे बनता है और धागे से वस्त्र कैसा बनता है, बुनाई बंदाई, ये सब हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। और साथ ही हमने वहां पर दो प्रकार के रेशे पढ़े थे। पहला रेशा था प्राकृतिक रेशे, दूसरा संश्लेषित। प्राकृतिक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और संश्लेषित जो मानव निर्मित होते हैं। और उसके बाद हमने वहां पे और पढ़ा था कि जो प्राकृतिक होते हैं वो दो स्रोतों से मिल सकते हैं। एक पेड़ पौधों से, जिनको पादप तंतु कहते हैं। तो पादप तंतु में छठी कक्षा में हमने पढ़ा था कपास, रुई, और दूसरा जूट, पटसन। अब इस वर्ष में वही पाठ का आगे क्रमशः कंटिन्यूएशन है और पाठ का नाम वही है, रेशे से वस्त्र तक या तंतु से वस्त्र तक, फाइबर टू फैब्रिक। किंतु इस वर्ष आपके सिलेबस में जो एक पाठ है इसका विषय रहेगा जांतव तंतु। जांतव मतलब जंतु से मिलने वाले रेशे। और इसके अंदर मुख्य जो आपने दो हेडिंग के अंदर ये पाठ पढ़ना है वो है, एक तो भेड़ से भेड़ की ऊन कैसे प्राप्त की जाती है, उसको कैसे परिष्कृत करके संसाधन के रूप में विकसित किया जाता है। दूसरा, रेशम का कीड़ा क्या होता है, उससे किस प्रकार रेशम प्राप्त होता है और उसको कैसे संसाधित किया जाता है, कि भाई रेशम का जो कीड़ा है वो कैसे धागा बनाता है, कैसे उसका पालन होता है, और फिर अल्टीमेटली उससे धागा रेशम का कैसे निकलता है। यहां तक हमने पढ़ना है इस पाठ में। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले कुछ परिभाषाएं। पहली परिभाषा कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है, या हिंदी में कहे तो पशुपालन से हम क्या समझते हैं। जानवरों को बड़े स्तर पर पालना ताकि उनसे दूध मिल सके, अंडे मिल सके, मांस मिल सके, खाल मिल सके, ऊन मिल सके, और जो भी अन्य उनके से प्राप्त पदार्थ हो सकते हैं, इसको कहते हैं पशुपालन। पशुपालन में उनको पालना भी आता है, उनका प्रजनन भी आता है, उनका स्वास्थ्य और रख रखाव भी आता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण इसमें जो टर्म है वो है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर या रेशम कीट पालन हिंदी में कहते हैं। तो सेरिकल्चर भी
एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हम पालते हैं रेशम के कीड़ों को, उनसे सिल्क प्राप्त करते हैं। इस पूरी जो साइंस है इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। जिस तरह से एग्रीकल्चर होती है, बस उसी गाइडलाइंस पे सेरीकल्चर, जिसमें रेशम कीट पालन किया जाता है। बेहद छोटा सा ये पार्ट है, अगर हम इसको समझे। सबसे पहले तो भेड़ से ऊन कैसे प्राप्त होती है। सबसे पहले भेड़, लामा, बकरी, और इसकी बहुत सारी वैरायटीज आपकी किताब में लिखी है, आप इनके नाम याद कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के। इनसे ऊन प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है, कैसे इसको प्रोसेस किया जाता है। तो जो सबसे पहला स्टेप इसमें है वो है भेड़ बकरी पालन। और फिर दूसरा जो स्टेप है वो, जब भेड़ बकरी हम पालते हैं या जो और भी जंतु है जो ऊन देते हैं उनको पालते हैं, तो उनसे ऊन कैसे प्राप्त की जाती है, वो ऊन को कैसे संसाधित किया जाता है, कैसे संसाधन तैयार किया जाता है उससे। तो उसमें सर्वप्रथम है कि ऊन को काटना, कटिंग ऑफ द वूल। तो जब उसको काटते हैं तो आप पता है कातू, कैंची से काटते हैं, और आजकल तो मशीनें भी है। और जब उसको काटते हैं तो उसके साथ साथ उसकी पतली सी स्किन की ऊपरी जो परत होती है, इंग्लिश में उसको फ्लीस कहते हैं, वो भी उसके साथ ही उसको निकालते हैं। और इससे कोई उसको चोट नहीं पहुंचती है, क्योंकि ये डेड स्किन होती है और ये इसके ऊपर दोबारा से उगाती है। जिस तरह से हमारा डैंड्रफ होता है बाहरी डेड स्किन, तो वैसे ही वो स्किन के साथ ही बालों की कटाई की जाती है। दूसरा जो कार्य इसमें होता है वो है अभिमार्जन। अभिमार्जन को हम अगर सरल भाषा में कहें तो सफाई करना ऊन की, जो हमने काट ली है। सफाई करने का तात्पर्य है कि उसमें अगर ग्रीस लगी है, भेड़ें तो कई जगह से ट्रैवल करेगी, भेड़ बकरियां, तो उसमें कहीं कुम्बरे या कोई बीज या कोई गंदगी या कोई रंग, इस सब को साफ करना, स्काउरिंग। तीसरी जो चीज है, जब वो ऊन की सफाई भी कर दी, उसके बाद आई बात छंटाई की। छंटाई का अर्थ हुआ कि काले रंग को अलग, सफेद को अलग, बांद्रा जो होता है ब्राउन कलर वो अलग, और जो छोटी छोटी रेशे उनको अलग, या जो वॉवलिंग बनती है कपड़ों में वो अलग, ताकि उनका अलग अलग तरीके से उपयोग किया जा सके। जो लंबे लंबे रेशे उनको अलग। तो ये हो गया छंटाई, सॉर्टिंग। फिर उसके बाद आता है रंगाई। तो अब उनको अलग अलग रंगों में डाइज के द्वारा उसको डाई करना है, या डाइंग भी इसको कहते हैं, रंगाई करना। उसके बाद आता है उसको धागों में लपेटना। अब इसके बाद रंगाई मंगाई करके जो उसको सीधा करना, ब्रश करके सीधा करना, और उसको फिर उसको लपेट के उसको स्टोर करना, और फिर उसको सेल ऑफ करना। तो इस तरह से हमें जो है ऊन प्राप्त होती है। अब उसके आगे की प्रक्रिया तो आपको मालूम ही है कि भाई हम उसको तकली के ऊपर, चरखे के ऊपर कताई इत्यादि कर लेते हैं। तो ये तो आप समझ ही चुके हैं कि अब इसके बाद उससे धागा बनेगा, धागे से फिर तागा बनेगा, तागे से फिर बुनाई या बंदाई द्वारा जो है वस्त्र प्राप्त होगा। अब आगे हम चलते हैं, पढ़ते हैं सिल्क वॉर्म के बारे में, किस तरह से सिल्क वॉर्म से सिल्क प्राप्त किया जाता है और किस तरह उसको संसाधन के रूप में प्राप्त किया जाता है। प्यारे बच्चों, रेशम का जो तंतु है, रेशा है, ये हमको रेशम के कीटों से प्राप्त होता है। जब मादा रेशम जो तितली होती है, ये तितली की ही भांति होते हैं, इसको मॉथ कहते हैं अंग्रेजी में, बहुत सारे अंडे देती है। तो किसान जो रेशम की खेती या रेशम पालन में लगे हैं, वे उन अंडों को इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत केयरफुली उनको स्टोर करते हैं। उचित टेम्परेचर, मॉइस्चर और साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। अब जब सीजन आता है कि शहतूत में खूब सारी पत्तियां लग जाती हैं, तो उस सीजन में उन अंडों को वार्म किया जाता है, सही तापमान दिया जाता है, सही आर्द्रता दी जाती है। तो ये अंडे जो है ये फटते हैं और उसमें से सिल्क मॉथ का लार्वा, जिसे कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म ही कहते हैं, वो बाहर निकलता है। और ये जो सिल्क वॉर्म होते हैं या ये लार्वा जो होता है, लार्वा कैटरपिलर जो इसका सिल्क मॉथ का होता है, ये बेहद ही भुक्खड़ किस्म का प्राणी होता है। तो इसको किसान एक टोकरी में रख लेते, बांस की बनी हुई, उसके अंदर वो मलबरी ट्री की पत्तियां डालते हैं, और ये जो है रात दिन ये पत्तियां खाना शुरू कर देते हैं। रात दिन बोले तो लगभग 25 से 30 दिन तक लगातार खाते रहते हैं और एकदम से साइज में मोटे हो जाते हैं। और जब इनका साइज काफी हो जाता है और 20-25 दिन, तो एक दिन ये एकदम से खाना बंद कर देते हैं
और नज़दीक में जो छोटे छोटे चैम्बर्स बनाए होते हैं बांस के, वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पर टहनियों डंडियाँ जो लगाई होती है, ट्विग्स वगैरह जो लगी होती है, वो उसके ऊपर जाकर चिपक जाते हैं। कौन? लार्वा, कैटरपिलर भी जिसको कहते हैं, या फिर सिल्क वॉर्म भी कहते हैं। ये कीड़े की तरह ही नजर आता है, हालांकि ये तितली की भांति है, जो इसका अडल्ट है, जो बड़ा वयस्क जीव है। तो जब लार्वा वहां पे चिपक जाता है तो अपने चारों तरफ जो है ऐसे करके ना उस अपनी बॉडी से एक सिल्क सिक्रेट करता है। प्रोटीन होता है ये जो सिल्क होता है, तो सिल्क ग्लैंड बोलते हैं उसको, ग्रंथि। तो उस ग्रंथि को जो है जैसे थूक निकलता हमारा है, तो ऐसे इनके जो है सिल्क निकलता है। तो वो सिल्क जब आता है तो ये घूम घूम के ये पूरी तरह से उसके चारों तरफ जो है सफेद सफेद जो है ये प्रोटीन से बना सिल्क का कवर हो जाता है, और अंदर जो है लार्वा धीरे धीरे अगली स्टेज जो इसकी होती है, अवस्था होती है, प्यूपा में बदल जाता है। तो किसान क्या करते हैं कि इस अवस्था में जब ये पूरा कवर हो गया, इस अवस्था में इनको इकट्ठे कर लेते हैं। इकट्ठे करने के पश्चात क्या करते हैं, ये जो कोकून है ये इकट्ठे कर लेते हैं, उसके भीतर प्यूपा भी है, और अगर उसको एज इट इज ही रहने देंगे तो होगा क्या, वो प्यूपा बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद वो शेल को फाड़ देगा और बाहर निकलकर दोबारा से सिल्क वॉर्म बन जाएगा, या मॉथ जो बनेगा, मतलब अडल्ट जो तितली की भांति होगा। किंतु किसान क्या करता है, इस प्यूपा स्टेज में ही, इस कोकून स्टेज में इनको इकट्ठा कर लेता है, कोकून को, इनको धूप में सुखाता है, अन्यथा पानी में उबालता है, या फिर इनको भाप में गर्म करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो अंदर प्यूपा होता है वो मर जाता है, और फिर किसान इस तरह इस प्रोसेस से लगातार रीलिंग, इन जो रेशे होते हैं सिल्क के, उनको निकालता है। तो इस तरह से हमको रेशम का जो कीड़ा है उसका जो लार्वा स्टेज है, उसके बाद जो प्यूपा स्टेज बनती है, उसके कोकून से हमको रेशम का रेशा प्राप्त होता है। इस रेशे को फिर काट लिया जाता है, वही जो पुरानी आपको टेक्निक पिछली कक्षा में बताई है। काट लेते हैं, काट लेने के बाद उसको बंदाई या बुनाई के द्वारा, बंदाई या वीविंग और नीटिंग के द्वारा उससे वस्त्र प्राप्त किया जाता है। तो ये पाठ में ये बड़े महत्वपूर्ण विषय थे। मैं समझता हूँ आप सभी के ध्यान में कुछ ये आ गया रहेगा। कोई आपके सवाल होंगे तो प्लीज फील फ्री टू गेट बैक टू मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। हैव नाइस डे। थैंक यू।